Hello students, this is Vipasha Gar, lecturer Indian Aesthetics, code 302। तो हमारा टॉपिक चल रहा था आनंद वर्धन ध्वनि सिद्धांत का। आनंद वर्धन था इससे पिछला, और ये आनंद वर्धन में नेक्स्ट है ध्वन्यालोक। ठीक है, ये वाली पीपीटी आपकी एक पैराग्राफ वाली पिछली वीडियो में थी, पर मैंने इसलिए इसलिए ऐड किया है ताकि ये पूरा टॉपिक एक ही वीडियो में कवर रहे। तो जो ध्वन्यालोक का है ये पूरा यहाँ तक आपका, ठीक है, ये ध्वन्यालोक का एक ही पीपीटी में कवर हो जाएगा। तो ध्वन्यालोक के बारे में पढ़ते हैं। यह संस्कृत सूत्रों के रूप में लिखा गया ग्रंथ है। मतलब ये जो संस्कृत सूत्रों में जो ग्रंथ लिखे जाते हैं ये उसमें लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, ये एक ग्रंथ का नाम है। जो ध्वन्यालोक है वो एक ग्रंथ का नाम है, ये ध्यान रखना। इसमें पद्यों को कारिक और गद्यों को वृत्ति कहा गया है। यानी जो पद्य और गद्य होते हैं उसको बताया है इसमें कि कारिक और वृत्ति कहा गया है। इस ग्रंथ ध्वन्यालोक में सबसे पहले आनंद वर्धन ने अच्छे समीक्षक आलोचक की व्याख्या दी। मतलब ध्वन्यालोक में आनंद वर्धन ने जो अच्छे समीक्षक थे उनकी व्याख्या दी थी। ठीक है, उनके अनुसार रचनाकार और समीक्षक में एक तरह प्रतिमा पाई जाती है। मतलब उनके अकॉर्डिंग जो रचनाकार और जो समीक्षक है उसमें एक तरह की प्रतिमा पाई जाती है। ये दोनों वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी जो ये दोनों हैं, रचनाकार और समीक्षक जो हैं, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक आदर्श समीक्षक को वे रसिक या सहृदय मानते हैं जो काव्य के मर्म तक पहुंचता है। मर्म यानी हार्डली बोल सकते हैं आप इसको, सॉफ्टली कह सकते हैं। ठीक है, कविता के आस्वादन योग्य कल्पना या प्रतिभा रखता है। यानी कविता के योग्य वो कल्पना या प्रतिभा रखता है। दूसरे, उन्होंने काव्य शास्त्र के गुणों की विशद व्याख्या दी जो उनसे पहले के ग्रंथों में नहीं पाई जाती। यानी जो इन्होंने काव्य शास्त्र के गुणों की विशद मतलब संपूर्ण व्याख्या दी थी जो उनसे पहले ग्रंथों में नहीं पाई जाती थी। ठीक है, उन्होंने बताया कि काव्य का सार या आत्मा क्या है। मतलब इन्होंने ही बताया था कि काव्य का सार और आत्मा, मतलब काव्य का जो सार यानी पूरा जो उसका डिस्क्रिप्शन होता है वो क्या है और आत्मा क्या है। इसके लिए उन्होंने संस्कृत काव्य के अनमोल ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। मतलब उन्होंने संस्कृत के जो अध्ययन ग्रंथ थे उनका गहन अध्ययन किया था, यानी डीप अध्ययन किया था। ठीक है, आनंद वर्धन के अनुसार ध्वनि वह मूल सिद्धांत है जो बड़े से बड़े महाकाव्य और छोटे से छोटे गीत में समान रूप से पाया जाता है। यानी जो आनंद वर्धन है उनके अकॉर्डिंग ध्वनि क्या सिद्धांत है, जो बड़े से बड़े महाकाव्य और जो छोटे से छोटे गीत में समान रूप से पाया जाता है। मतलब बड़ा सा बड़ा तो महाकाव्य हो गया, छोटे से छोटा गीत हो गया, उसके रूप में पाया जाता है। ध्वनि के आधार पर काव्यों का तुलनात्मक अध्ययन हो सकता है। यानी जो काव्यों का काव्यों की जो तुलना करनी है उसका अध्ययन वो ध्वनि के आधार पर हो सकता है। ध्वनि सिद्धांत इतना शुद्ध और वैज्ञानिक है कि वह काव्य की अन्य शाखाओं जैसे तर्क, यानी किसी भी चीज़ का जो हम मशवरा करते हैं उसको तर्क में आते हैं, वो कह सकते हैं आप, तर्क हो गया वो, भाषा शास्त्र, शब्दार्थ विज्ञान आदि पर वो लागू किया जा सकता है। मतलब जो ध्वनि सिद्धांत है, और ये बताया उन्होंने कि वो इतना शुद्ध और वैज्ञानिक है कि वो मतलब किसी भी काव्य की शाखा को वो मतलब भाषा शास्त्र और जो तर्क है, विज्ञान है, उस पर भी लागू किया जा सकता है। अलंकार, गुण, साहित्य, शब्द, अर्थ, रीति और वृत्ति को एक सूत्र में जोड़ने वाला सिद्धांत ध्वनि सिद्धांत है। यानी जितने भी ये आपके अलंकार गुण हैं जो हमने पढ़े हैं अब तक, आपका शब्द, अर्थ है, रीति, वृत्ति है, तो इन सबको जो जोड़ने वाला सिद्धांत होता है वो ध्वनि सिद्धांत होता है। ठीक है, मतलब सूत्र को जोड़ने वाला सिद्धांत इन्होंने ध्वनि सिद्धांत बताया है। आनंद वर्धन के अनुसार काव्य सौंदर्य की आत्मा रस है, बाकी सब अलंकार, गुण आदि रूप हैं। यानी आनंद वर्धन के अकॉर्डिंग जो काव्य है वो सौंदर्य की आत्मा रस है, और जो बाकी सब हैं वो अलंकार, गुण आदि रूप हैं, यानी ऊपरी या सतही है। ठीक है,
जो काव्य की सौंदर्य है उस इसमें ये ध्यान रखना, जो काव्य की आत्मा है उसको इन्होंने रस बताया है, और जो सब जो ये अलंकार गुण है ये सब ऊपरी सतह बताई है इन्होंने, ठीक है। सौंदर्य के बाहरी पक्ष रूपाकार को कोई भी पा सकता है, किंतु आत्मा रूपी रस तक रसिक ही पहुंच सकता है, ठीक है। जो सौंदर्य के बाहरी पक्ष है उसको कोई भी पा सकता है, पर जो आत्मा रूपी जो रस है वो रसिक ही पहुंच सकता है, मतलब वो रसिक तक ही पहुंच सकता है। मतलब एक तो बाहरी पक्ष होता है रूप का, एक जो आंतरिक होता है, तो इसमें ये बताया कि जो सौंदर्य का बाहरी पक्ष है तो वो रूपाकार को वो कोई भी पा सकता है, परंतु जो आत्मरूपी रस है वो रसिक ही पहुंच सकता है, ठीक है। आनंदवर्धन ने सब ध्वनियों में रस ध्वनि को श्रेष्ठ माना, यानी जो आनंदवर्धन थे उन्होंने सब ध्वनियों में रस ध्वनि को श्रेष्ठ माना था, यानी जितनी भी सारी हमारी ध्वनि है उसमें उन्होंने रस ध्वनि को सबसे अच्छा माना है, ठीक है। यह वाल्मीकि और कालिदास के काव्य में वर्तमान है, यानी जो वाल्मीकि हैं और जो कालिदास हैं उनके वाक्यों में वर्तमान में, यानी अब भी है वो, ठीक है, फ्यूचर में बताया गया है। रस ध्वनि वह है जो शब्दों में चमत्कारी गुण भरकर उसे रस में बना देता है, यानी जो रस ध्वनि है वो क्या है, जो शब्दों में जो चमत्कार जो उत्पन्न करता है, चमत्कारी गुण जो भर देता है या रस में बना देता है, उसको रस ध्वनि कहा है इन्होंने, ठीक है। यह ऐसा वर्णन कर मानो चित्र सामने है, मतलब वो इस तरह का वर्णन करते हैं कि जैसे चित्र सामने है। अभी आपका नेक्स्ट हेडिंग है आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत के मुख्य बिंदु, यानी जो आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत है जो हम पढ़ रहे हैं उसके मुख्य बिंदु क्या हैं। अब ये इसके मुख्य बिंदु बताए हैं इन्होंने, जो सब ध्वनियों में रस ध्वनि को सर्वश्रेष्ठ बताकर रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की, यानी जितनी भी सारी ध्वनियाँ हैं उसमें इन्होंने रस ध्वनि को सर्वश्रेष्ठ बताया है और रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है, ठीक है। मतलब रस ध्वनि को सर्वश्रेष्ठ बताकर इन्होंने रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है। इन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक रसदीप्ति लिखी, ये पुस्तक का नाम है रसदीप्ति, तो इन्होंने ये प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी रसदीप्ति। सैकड़ों वर्षों से प्रचलित अलंकारवादी मत का जोरदार खंडन किया, यानी जो सैकड़ों वर्षों से प्रचलित है अलंकारवादी जो चल रहा है जो मत है उसका इन्होंने खंडन किया, यानी निषेध माना उसको, ठीक है। अलंकार ठीक है किंतु काव्य आत्मा अधिक महत्वपूर्ण है, यानी इन्होंने कहा कि अलंकार ठीक है पर जो हम काव्य की जो आत्मा है वो अधिक महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, उस पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया है। नेक्स्ट है व्यंजना को काव्य में प्रधानता दी, किंतु जिस व्यंग्यार्थ से सौंदर्य का प्रकाशन हो उसी व्यंजना को ध्वनि सिद्धांत में स्थान मिला, यानी व्यंजना को इन्होंने काव्य में प्रधानता दी थी, जैसे इन्होंने काव्य आत्मा को अधिक महत्वपूर्ण बताया, ऐसे इन्होंने व्यंजना को काव्य में अधिक प्रधानता दी थी, तो जिससे जो व्यंग्य थे सारे व्यंग्यार्थ थे जो वो सौंदर्य का प्रकाशन है, उसी व्यंजना को ध्वनि सिद्धांत में स्थान मिला। नेक्स्ट है आनंदवर्धन की परिभाषा के अनुसार चारुत्व यानी सौंदर्य, चारुत्व को सौंदर्य कहते हैं, के प्रकाशन और व्यंजना व्यापार दोनों को ध्वनि के आधार तत्वों के रूप में स्वीकार किया गया, यानी आनंदवर्धन की परिभाषा के अकॉर्डिंग जो सौंदर्य है उसके प्रकाशन और व्यंजना व्यापार दोनों को ध्वनि के आधार पर इन्होंने तत्वों के रूप में स्वीकार किया, ठीक है। सौंदर्य साध्य है, व्यंजना उसका साधन, यानी जो सौंदर्य है उसको इन्होंने साध्य बताया और व्यंजना को उसका साधन बताया। ध्वनि सिद्धांत सौंदर्य को ही काव्य का रमणीय यानी सर्वोपरि, रमणीय को सर्वोपरि कहते हैं, तत्व स्वीकार करता है। जो ध्वनि सिद्धांत है वो सौंदर्य को ही काव्य का यानी सर्वोपरि, यानी जो ध्वनि सिद्धांत है तो वो सौंदर्य को ही काव्य का सर्वोपरि तत्व माना जाता है, तत्व स्वीकार करता है, ठीक है। मतलब जो रमणीय है वो सर्वोपरि है, रमणीय और सर्वोपरि एक ही वर्ड है, सर्वोपरि यानी जो सबसे ऊपर होता है, ठीक है। तो जो काव्य का जो सर्वोपरि तत्व है उसको सौंदर्य को ही स्वीकार किया गया है, ये बताया है यहाँ पे इसमें, ठीक। तो ये मुख्य जो सिद्धांत है ये आपके इतने ही है, ये दो टॉपिक आपके इसमें कवर हो गए, एक तो ध्वन्यालोक है और एक ये जो आनंदवर्धन के ध्वनि सिद्धांत है उसके जो मुख्य बिंदु हैं ये दोनों इस पीपीटी में आपके कवर हो गए। बाकी आगे का
एक लास्ट रह गया है आपका इसमें, वो आगे की वीडियो में होगा।